गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर हेल्दी एंड हैप्पी। आज इस क्लास में हम क्लास 10 की साइंस का बायोलॉजी से रिलेटेड एक चैप्टर जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसको पढ़ने वाले हैं। हम इस पूरे चैप्टर को इसी क्लास में फिनिश करेंगे। आपने ये ज़रूर रियलाइज़ किया होगा कि अचानक से अगर शरीर का कोई हिस्सा या हाथ किसी गर्म चीज़ के संपर्क में आता है तो हम बहुत तेज़ी से अपना हाथ हटा लेते हैं। अगर हमने किसी को देखा भी नहीं और कोई आके हमारे शरीर की बैक साइड पे टच करता है तो विदाउट सीइंग हिम वी कैन रियलाइज दैट समवन हैज टच्ड अस। हमने खाना खा लिया, उसके बाद कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं। शरीर के अंदर खाना जाएगा, डाइजेस्ट होगा, तरह तरह का एंजाइम निकलेगा, एब्जॉर्प्शन होगा, सर्कुलेशन होगा और ये जो डाइजेस्टेड फूड है, लेट्स से ग्लूकोज, वो हमारी सेल में पहुंचेगा, वहाँ ऑक्सीजन की रिएक्शन होगी और हमको एनर्जी मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें कौन कंट्रोल कर रहा है? हम अगर भागते हैं तो हार्ट बीट तेज हो जाती है, खड़े हो जाएंगे, हार्ट बीट फिर से अपने नॉर्मल रिदम में आ जाती है। तो ये किस तरह से कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है, तालमेल किस तरह से इतना बेहतरीन ढंग से हमारे शरीर में चल रहा है। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल के बारे में। यानी शरीर की बहुत सी एक्टिविटीज है जो कोऑर्डिनेशन करके एक दूसरे के साथ चल रही हैं। बहुत से ऑर्गन्स हैं, एक ऑर्गन दूसरे से कोऑर्डिनेट करके चल रहा है। तो ये सब सारी चीजें किस तरह से हो रही हैं, इसी के बारे में आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन को दो सिस्टम बच्चों करते हैं, एक नर्वस सिस्टम और एक इंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम नर्व से बना होता है। नर्व्स को अगर काटते जाएंगे तो हमको जो स्मॉलेस्ट यूनिट मिलेगी नर्व्स की, उसको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं या नर्व सेल बोलते हैं। तो इस नर्व सेल या न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर के बारे में अभी हम पढ़ेंगे और ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में हम स्पेशली इस क्लास में बात करने वाले हैं। नर्वस सिस्टम प्लांट्स में नहीं होता, सिर्फ एनिमल्स में होता है। तो लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट नर्वस सिस्टम। बच्चों, नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम से और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से मिलकर बना होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन आती है और स्पाइनल कॉर्ड आती है। लेट्स से ये हमारा ब्रेन है और ये बैक साइड है, यहां से ये बैक साइड का पोर्शन, ये हमारा ब्रेन है, ठीक है। यहां से एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे निकलेगा, यू, इसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड और इसको हम बोलते हैं हमारा ब्रेन। इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब इसके बाद बहुत सी नर्व्स यहां से भी निकलती हैं इस तरह से और बहुत सी नर्व्स यहां से भी इस तरह से निकलती हैं। उनके नंबर्स भी हैं लेकिन नंबर्स याद करने की जरूरत हमको क्लास 10 में नहीं है। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उससे जो सेकेंडरी नर्व्स निकल रही है उनको हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। उन पूरी नर्व्स के सिस्टम को हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। अगर ब्रेन से निकल रही है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी यहां से, तो हम उसको बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। अगर स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही है तो हम उसको बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। सोमैटिक मतलब ऐसा नर्वस सिस्टम जो कि हमारे कंट्रोल में है। जैसे मान लो हम हाथ उठा रहे हैं तो ये हमारे कंट्रोल में है, करेक्ट। हम हंस रहे हैं तो ये हमारे कंट्रोल में है, राइट। तो लेट्स से हम जिम कर रहे हैं तो ये हमारे कंट्रोल में है। तो सोमैटिक मतलब जो हमारी इच्छा से चलता है नर्वस सिस्टम और हमारे हिसाब से चल रहा है, तो वो है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। दूसरा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे हमारी हार्ट बीट हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमने खाना खा लिया, उसका डाइजेशन होना है, ये शरीर डिसाइड करेगा, ना कि हम बाहर से डिसाइड करेंगे कि इसको डाइजेस्ट होना है या नहीं होना है। तो ये हमारी इच्छा में नहीं है। तो ऐसे एक्शन को हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन। बच्चों, जो इनवॉलेंट्री एक्शन होता है वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में बटा होता है।
सिंपैथेटिक मतलब जैसे हमारे आंख की प्यूपिल है, राइट, अगर ये डायलेट होगी, मतलब जैसे अंधेरे में आते हैं तो ये डायलेट हो जाती है, तो उसके लिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा है। हम कुछ नहीं करते, ऑटोमेटिक ये सब सिस्टम चल रहा है। अच्छा, अब उसको रिलैक्स होना है तो रिलैक्स वाला पैरासिम्पैथेटिक करता है, और रिलैक्स का जो अपोजिट होता है उसको सिंपैथेटिक करता है। तो ये तो सिंपल क्लासिफिकेशन हुआ नर्वस सिस्टम का, सही है। अब दूसरा जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन हमारे शरीर में करता है वो एंडोक्राइन सिस्टम करता है, जिसमें हम हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम प्लांट्स के अंदर नहीं होता, हार्मोन्स होते हैं। तो प्लांट्स हार्मोन्स और ह्यूमन हार्मोन्स दोनों के बारे में हम एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ेंगे। नर्व्स और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बातें हम पढ़ेंगे इस वाले टॉपिक में। तो अभी क्लासिफिकेशन आप समझ गए, अब इसको मैं मिटा रहा हूं। अच्छा, स्पाइनल कॉर्ड क्या है? जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी के बीच में ऐसे छेद होता है, सही है, उसके अंदर ऐसे रॉड लाइक लिस्ट से ये मारकर जा रहा है, तो ये है स्पाइनल कॉर्ड। और ये प्रोटेक्टेड होता है किससे? हमारी जो रीढ़ की हड्डी से इसको ढके रहती है ताकि इस पे कोई चोट वगैरह ना लगे, सही है। तो अब कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो नर्वस सिस्टम, अब ह्यूमन के नर्वस सिस्टम के बारे में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। ह्यूमन नर्वस सिस्टम ही हमारे सिलेबस में है, तो बस इसी के बारे में पढ़ेंगे। अब ये नर्व्स जो हैं, अगर इनका स्मॉलेस्ट यूनिट हम ले तो हम उसको बोलते हैं बच्चों न्यूरॉन। जैसे एक नर्व, इसको काटते जाओ, एक स्मॉलेस्ट यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हमको मिलेगी, तो हम उसको बोलते हैं न्यूरॉन्स या नर्व सेल। न्यूरॉन और नर्व सेल का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरह से होता है। जो न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स होती है, ये स्पेशलाइज्ड सेल होती है, स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं। तो ये ना, जैसे किसी चीज का कंडक्शन करना, हमको किसी ने टच किया, उसका कंडक्शन करने का काम ये करती है, राइट। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। नॉर्मल आपने सेल देखी होती, स्फेरिकल शेप की, और अलग अलग टाइप की सेल होती है ना, उसमें न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, राइट, लाइसोसोम, ये सब सारी चीजें होती है, करेक्ट ना। तो उसी तरह से सेल है, लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट है। और जो नर्व सेल होती है, ये लॉन्गेस्ट सेल होती है। ध्यान देना, नर्व सेल लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी सेल कौन सी होती है? नर्व सेल होती है। अब बच्चों, ये इस तरह का देखो, स्टार के जैसा लग रहा है। ये जो धागे जैसा निकला, इसको बोलते हैं डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। एकदम यहां पे सेंट्रल पार्ट में देख रहे होगे तो ये है न्यूक्लियस, जैसे सेल में न्यूक्लियस होता है। अब यहां पे ये पार्ट है, ये वाला, इसको बोलते हैं साइटोन या सोमा या सेल बॉडी भी हम इसको बोलते हैं। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया और जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं इसमें रखे हुए हैं। तो हम इनको कलेक्टिवली अगर कहना चाहें, तो एक नाम देना चाहे तो सेल बॉडी बोल सकते हैं, साइटोन बोल सकते हैं, या सोमा बोल सकते हैं। अलग अलग जो माइटोकॉन्ड्रिया और बाकी चीज़ों के बारे में हम यहाँ डिस्कशन नहीं करेंगे, इसलिए हम इन पूरी चीज़ को हमने बोल दिया कि ये सेल बॉडी है। अब ये वाला जो पार्ट है, ये अंदर ऐसे लंबा होता चला गया, तो इसको बोलते हैं, इस लंबे वाले पार्ट को बोलते हैं बच्चों एक्सॉन। और एक्सॉन जहां पे खत्म होता है वो एक्सॉन टर्मिनल्स बनाता है। ये देखो, एक्सॉन टर्मिनल्स। और इसके टॉप पे जो ऐसे घुंडी लाइक स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं सिनैप्टिक नॉब। क्या बोलते हैं? सिनैप्टिक नॉब। यहां पे तुम देख रहे होगे इस तरह से ये कवरिंग हुई है, इसको बोलते हैं माइलिन शीथ, बोलते हैं माइलिन शीथ, ठीक है। अब ऐसी भी नर्व्स होती हैं जिनमें माइलिन शीथ नहीं होती, तो उसको नॉन माइलिनेटेड नर्व्स बोल सकते हैं, और जिसमें है माइलिनेटेड नर्व्स बोल सकते हैं। बीच बीच में जो जगह होती है उसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। तो एक न्यूरॉन का या नर्व सेल का आपको स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, सही है, ओके। अब यहां पे जैसे ये न्यूरॉन यहां खत्म हुआ, तो अब दूसरा इसका डेंड्राइट वाला पार्ट यहां पे आ जाएगा इस तरह से। तो यहां बीच में गैप मिलता है, जहां पे
सिनेप्टिक नॉब होती है और दूसरे डेंड्राइट के बीच में, अब दूसरा डेंड्राइट आएगा, फिर दूसरी नर्व सेल, इस तरह से बहुत लंबा स्ट्रक्चर बनते चला जाता है। बीच में गैप होता है जिसको बच्चों हम बोलते हैं सिनैप्स। सिनैप्स, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं हम सिनैप्स। ठीक है, तो नर्व्स के थ्रू यहां पे किसी ने टच किया, नर्व्स के थ्रू उसका कंडक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रिक इंपल्सेस चलती है, यहां पे पहुंचेंगी। अब यहां से सिनेप्टिक नर्व से केमिकल मैसेंजर यहां पे रिलीज होता है, कहां पे, सिनैप्स में, जहां थोड़ी सी जगह होती है। उसके बाद फिर से ये डेंड्राइट शुरू हो जाएगा, डेंड्राइट फिर से इस नर्व इंपल्स को लेगा और इस तरह से आगे बढ़ता चला जाता है। फिर हमको पता चल जाता है कि समवन हैज टच्ड अस, या जो भी एक्शन हमारे साथ जो भी चीजें हुई हैं उसका हमें पता चल जाता है। अब आपने कई बार ये रियलाइज किया होगा कि आप सो रहे हो, अचानक से मच्छर मारा और फिर से सो गए। उस टाइम पे ब्रेन तो सो रहा है, फिर ये काम कौन कर रहा है? उस टाइम पे ये काम कर रहा है हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है। क्या कर रहा है? स्पाइनल कॉर्ड। जब ब्रेन सो रहा है स्पाइनल कॉर्ड तब भी काम कर रहा होता है, तो उसकी वजह से ये एक्शन होता है। इसको बोलते हैं बच्चों रिफ्लेक्स एक्शन। जब ब्रेन सो रहा है लेकिन हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो ये सब सारे कार्य कर रही है। स्पाइनल कॉर्ड, अब इसको रिफ्लेक्स इसलिए बोलते हैं कि ये सडन होता है। जैसे मान लो कि हमको पता नहीं चला और किसी गर्म चीज पे हमारा हाथ पड़ा तो सडन हम हाथ हटा लेते हैं। तो ये काम कौन कर रहा है? सडन कोई चीज एक्शन कराना है तो वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड में हो रहा है रिफ्लेक्स आर्क के द्वारा। अब इसको आर्क क्यों बोला? देखो यहां पे कुछ टर्म्स भी जानने जरूरी है। रिसेप्टर, रिसेप्टर उसको बोलते हैं जो चीजों को रिसीव करता है। तो हीट है, पेन है, जो भी चीजें हैं, ये हाथ यहां रिसीव कर रहा है, तो हाथ यहां पे जो है ये इसको बोलेंगे हम रिसेप्टर। अब रिसेप्टर में ये नर्व होगी। अब ये नर्व किसकी बनी होगी? न्यूरॉन्स की बनी होती है। बहुत से न्यूरॉन्स होंगे, तो यहां से ये इंपल्स जा रही है, मतलब जो इंफॉर्मेशन है रिसेप्टर से एक्सेप्ट हुई और ये जा रही है ये न्यूरॉन के द्वारा। तो इसको कौन सा न्यूरॉन बोलेंगे? इसको बोलेंगे सेंसरी न्यूरॉन, क्योंकि ये सेंस कर ले रहा है, पता कर ले रहा है कि यहाँ पे गर्म पानी है, राइट, या पेन को ये रियलाइज कर ले रहा है। अब यहां से चली और ये, अब ध्यान देना, सेंसरी न्यूरॉन ये हमारी है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड पे यहां पे आती है, स्पाइनल कॉर्ड में ये स्पाइनल कॉर्ड यहां पे है, राइट। स्पाइनल कॉर्ड में ये बीच वाला हिस्सा जो आता है इसको बोलते हैं रिले न्यूरॉन। रिले स्टेशन होता है ना, रिले न्यूरॉन। अब रिले न्यूरॉन से फिर यहां पे एक न्यूरॉन जो होता है उसको बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन से ये इंफॉर्मेशन यहां से गई और इस तरह से होते होते इफेक्टर के पास जाती है। जैसे हमारे हाथ में यहाँ पे हार्ड चीज लगी हुई है तो उठाने के लिए यहाँ से मोड़ना जरूरी है ना, तो यहाँ जहाँ पे मोटर न्यूरॉन बताता है कि अपना हाथ मोड़ो, राइट, तो उसको बोलते हैं इफेक्टर। यानी मसल्स जो हमारी आर्म्स में है वो इफेक्टर है। अब ये एक आर्क की तरह बन रहा है, देखो यहां गया, यहां, इस तरह से यूं आर्क की तरह, तो इसलिए हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। तो जो सडन एक्शन होगा, सडन अचानक से एक्शन होगा, वहां पे हमारा काम कर रहा है रिफ्लेक्स आर्क समझ गए, और जो एक्शन होगा वो रिफ्लेक्स एक्शन। आर्क के जैसा बन रहा है तो रिफ्लेक्स आर्क, एक्शन जो ये करेगा उसको रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। सही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी और ये भी। दोबारा से बताता हूं, रिसेप्टर जो रिसीव करता है, सेंसरी न्यूरॉन जो इस सेंस को पकड़ता है और आगे बढ़ाता है, रिले न्यूरॉन जो मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन के बीच में होता है। मोटर न्यूरॉन जाता है यहां पे जहां पे एक्शन कराना है, तो उस पार्ट को बोलते हैं इफेक्टर, और उसके बाद हम हाथ हटा लेते हैं। तो ये तो हुआ हमारा रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में, ठीक है। अब बच्चों हम बात करेंगे हमारा ह्यूमन ब्रेन के बारे में। ये ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर मैंने बनाया। हमारा ह्यूमन ब्रेन स्कल के अंदर, खोपड़ी या इसको क्रेनियम भी बोलते हैं, उसके अंदर बहुत सेफली वहां पर होता है। अब उसके बाद इसके स्ट्रक्चर को देखें, जैसे ये ब्रेन है तो हमने इस तरह से काटा, सामने से काटा और ये साइड से देख रहे हैं, तो हमको हमारा ब्रेन
3 पार्ट में बटा हुआ दिखाई देता है। फोर ब्रेन जिसमें सेरिब्रम आता है, ये जो उभरा हुआ पार्ट, धसा हुआ पार्ट है, उभरे हुए पार्ट और धसे हुए पार्ट का जो ये बना हुआ है सबसे बड़ा यही होता है, इसको बोलते हैं सेरिब्रम। जनरली यही हमको दिखता है। पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस भी इसी का पार्ट होता है। तो मतलब एक फोर ब्रेन हो गया, ये सामने का हिस्सा फोर ब्रेन, सही है। एक बच्चे ये मिड ब्रेन है, बीच में, यहां मतलब अंदर साइड में मिड ब्रेन है, जिसके ऊपर ये वाला हिस्सा, फोर ब्रेन वाला हिस्सा इसको ढके हुए है, मिड ब्रेन हो गया। एक हाइंड ब्रेन, ये साइड में, पीछे साइड में यहां पे होता है, इसको बोलते हैं हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन बच्चों होता है पॉन्स का बना हुआ, और ये जो ऐसे पत्ती के जैसा स्ट्रक्चर है सेरिबेलम का, और ये वाला पार्ट मेडुला ऑब्लोंगेटा, इसको पूरा नाम बोलते हैं। इन तीनों से मिलके हाइंड ब्रेन हमारा बना होता है। तो ये एक सिंपल ब्रेन का स्ट्रक्चर है, क्लास 10 के लिए इतना सफिशिएंट है, ठीक है। तो फोर ब्रेन का जो काम होता है स्पेशली थिंकिंग पार्ट है, ये लॉजिकली थिंक करेगा, सोचेगा, ये काम होता है हमारा फोर ब्रेन का। अच्छा, अगर हम अपने ब्रेन को इस तरह से बांटते हैं, 2 पार्ट में बढ़ जाता है, लेफ्ट हेमीस्फीयर और राइट हेमीस्फीयर। तो लेफ्ट वाला राइट पे कंट्रोल रखता है और राइट वाला लेफ्ट पे कंट्रोल, यानी अपोजिट कंट्रोल रखा जाता है। जैसे मान लो किसी के हाथ में पैरालिसिस राइट में है, तो इसका मतलब ब्रेन में कहां प्रॉब्लम है, लेफ्ट में, राइट। तो इस तरह से होता है। अच्छा, फोर ब्रेन थिंकिंग पार्ट है, इसमें हेयरिंग का, सूंघने का, देखने का, भूख लगने का, स्पेशली वॉलेंट्री जितने एक्शन होते हैं जो हमारे कंट्रोल में है, वॉलेंट्री एक्शन का पार्ट इसमें होता है, किसमें, फोर ब्रेन में। देखो, सोचना, थिंकिंग पार्ट हमारा किसमें होता है, वॉलेंट्री एक्शन में आता है। हम सोचते हैं, जैसे मैथ का क्वेश्चन है तो हम चाहेंगे तो सोचेंगे ना, नहीं चाहेंगे तो हम बाहर बैठे हुए नहीं सोचेंगे मैथ्स के बारे में, करेक्ट। तो वॉलेंट्री एक्शन, अच्छा बहुत से एक्शन है जो इनवॉलेंट्री, लेकिन मैक्सिमम एक्शन ऐसे होते हैं जैसे थिंकिंग वगैरह, ये सब। अब सूंघना तो हम चाहेंगे तभी सूंघेंगे ना, तो ये वॉलेंट्री एक्शन है जो हमारी इच्छा में है। तो फोर ब्रेन स्पेशली वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है। थिंकिंग वाला पार्ट मेन होता है, हियरिंग सुनना, स्मेल सूंघना, साइड देखना, भूख लगना, ये सब क्या है। अब ऐसा नहीं है कि सारे वॉलेंट्री होते हैं, कुछ इनवॉलेंट्री भी है, लेकिन मेजरली अगर एक रफ आइडिया लेना चाहें तो वॉलेंट्री एक्शंस को फोर ब्रेन कंट्रोल करता है। मिड और हाइंड ब्रेन के द्वारा इनवॉलेंट्री एक्शंस हमारा कंट्रोल किया, जैसे हार्ट बीट चल रही, हमारा कोई कंट्रोल नहीं, हम सो रहे हैं फिर भी हार्ट बीट हो रही है, राइट, हार्ट हमारा बीट कर रहा है। अच्छा, तो इसको कंट्रोल कौन करता है, मेडुला, जैसे अभी बताया मैंने, मेडुला ये पार्ट है, राइट। जैसे ब्लड प्रेशर है, उल्टी आती है, वोमिटिंग होती है, स्लाइवेशन होता है, स्लाइवा निकलता है, ये मेडुला कंट्रोल करता है। सेरिबेलम ये पॉस्चर और बैलेंस हमारी बॉडी का कंट्रोल करता है। सेरिबेलम कौन सा पार्ट, ये पार्ट है। तो कभी कभी बहुत ज़्यादा अल्कोहल पी लेते हैं हम, तो क्या होता है, हमारा ये जो सेंटर है सही से काम नहीं करता, तो पैर लड़खड़ाने लगते हैं और हम बोलते हैं ऐसा लगता है हम हवाओं में हैं। तो सेरिबेलम पे जो अल्कोहल वगैरह हम पीते हैं उस पर असर होता है, जिसकी वजह से हमारा कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है। यही तो कोऑर्डिनेट कर रहा है, और यही अगर प्रॉब्लम में आ गया तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, राइट। तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन मतलब ये पॉस्चर बैलेंस का कोऑर्डिनेशन कौन करता है, सेरिबेलम। यहां पे 2 वर्ड आपने देखे, एक सेरिबेलम है और एक सेरिबेरम है। ये देखो, सेरिबेरम ये उभरा हुआ पार्ट और धसा हुआ पार्ट होता है। तो इस तरह से हमने ह्यूमन ब्रेन के बारे में समझा, न्यूरॉन्स के बारे में समझा, रिफ्लेक्स आर्क या रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में, एंड कोऑर्डिनेशन में अब हम प्लांट हार्मोन्स और ह्यूमन बीइंग के हार्मोन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसके बारे में समझना जरूरी है, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो समझ लेते हैं। मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ में ये टर्म्स यूज किए जाते हैं, जैसे फोटोट्रॉफिक मूवमेंट। इसका मतलब जो प्लांट होता है वो जहां पे लाइट देखता है उसकी तरफ मुड़ जाता है, तो ऐसे मूवमेंट को फोटोट्रॉफिक मूवमेंट बोलते हैं। लेट्स से इधर विंडो है जहां से सूरज की रोशनी आती है, आपने यहाँ पे प्लांट रख दिया, तो प्लांट के पास तो बहुत से ऑप्शन है, उसका तना चाहे इधर मुड़े इधर, लेकिन नहीं, वो तना इधर ही मुड़ेगा जिधर से लाइट आ रही है। तो ऐसे मूवमेंट को फोटोट्रॉपिक मूवमेंट हम बोलते हैं, ठीक है।
जियो मतलब अर्थ होता है, तो अर्थ की तरफ मूवमेंट होता है तो हम उसको जियोट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं। इसी तरह से बच्चों हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट होता है, यानी वाटर की तरफ अगर प्लांट्स का मूवमेंट होता है तो हम उसको बोलते हैं हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। कीमोट्रॉपिक एक मूवमेंट है, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब आप जानते हो, पॉलन ग्रेन होता है, पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा पे जाता है तो वहां से एक ट्यूब निकलती है जिसको पॉलन ट्यूब बोलते हैं, और ये पॉलन ट्यूब किधर मूव करती है, ओव्यूल की तरफ। ओव्यूल में होता है एक, वहां पे सेनगैमी के लिए ये मूव होती है, तो पॉलन ट्यूब का ओव्यूल की तरफ मूवमेंट होता है तो उसको कीमोट्रॉपिक मूवमेंट में हम रखते हैं। ठीक है, अब प्लांट हार्मोन्स के बारे में समझते हैं। देखो प्लांट में हार्मोन्स ही होते हैं, प्लांट में नर्वस सिस्टम नहीं होता, राइट, क्योंकि यहाँ पे तुरंत रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है प्लांट्स को। तो कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं, पढ़ लेते हैं। जैसे ऑक्सिन एट शूट टिप, जैसे तना है, तने के टॉप पे जहां पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं जो डिवीजन फटाफट करती रहती हैं, वहां पे ऑक्सिन पाया जाता है। ऑक्सिन तने की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्स, यानी उसकी लंबाई बढ़ाते चला जाता है। लंबाई बढ़ाने के, इलॉन्गेशन के लिए ऑक्सिन हार्मोन यूज होता है। जिधर लाइट रहेगी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में ऑक्सिन हार्मोन इकट्ठा होने लगता है, वहां ग्रोथ बढ़ती है जिधर, इस वजह से वो प्लांट लाइट की तरफ मुड़ जाता है। चलो एग्जाम्पल के थ्रू, इधर विंडो थी, ये प्लांट है, अब ऑक्सिन हार्मोन यहाँ पे आ जाएगा, इधर ग्रोथ बढ़ाएगा तो ये इधर इस तरह से तना घूम जाएगा और इधर मूवमेंट, यानी जब ये लाइट देखता है तो उसके अपोजिट दिशा में भागता है ऑक्सिन हार्मोन, करेक्ट। तो फिलहाल इलॉन्गेशन के लिए रिस्पॉन्स, जिब्रेलिन एक हार्मोन होता है जो प्लांट्स में निकलता है, जो स्टेम की ग्रोथ, जैसे स्टेम पतला है अब उसको मोटा बनाने के लिए जिब्रेलिन हार्मोन निकलता है। साइटोकाइनिन, ये हार्मोन देखो नाम से लग रहा है साइटो सेल से रिलेटेड है, तो सेल डिवाइड होती है तभी तो किसी चीज की ग्रोथ होती है। जैसे एक सेल है, दो से चार, तो फटाफट डिवीजन करने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, साइटोकाइनिन। इसी तरह से एक एब्सिसिक एसिड होता है, यहां पे तो सब पॉजिटिव पॉजिटिव हो रहा है। एब्सिसिक एसिड एक ऐसा है जो इनहिबिट ग्रोथ को करता है, यानी जैसे पत्तियों का झड़ जाना, पत्तियों का वेल्ट हो जाना, यानी नेगेटिव चीजें जो होती है वो एब्सिसिक एसिड कराता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन है, आपको पता होना चाहिए। अब यहां पे देखो बुक में आपके दिया गया इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या है, स्टिमुलस वो चीज है जिसकी वजह से हार्मोन निकलता है या नर्व का कंडक्शन होता है। जैसे हीट एक स्टिमुलस है, राइट, उसकी वजह से नर्व का कंडक्शन होता है, राइट। स्टिमुलाई उसका प्लूरल फॉर्म है। तो छुई मुई या टच मी नॉट एक प्लांट होता है, मिमोसा फैमिली का, उसको टच करोगे सूख जाएगा। तो वो क्यों सूखता है उसको समझते हैं। अमाउंट ऑफ वाटर जो लीव्स में होता है ना वो कम हो जाएगा तो वो श्रिंक कर जाएगी, और फिर से जैसे पानी आएगा वो फिर से सॉइल कर जाएगी। तो अमाउंट ऑफ वाटर को एडजस्ट करके ये छुई मी या टच मी नॉट जो प्लांट है मिमोसा फैमिली का, ये अपनी पत्तियों को आपने जरूर देखा होगा, टच करो सूख जाएगी, उसके बाद फिर से वैसे ही बजे। तो ये क्यों हो रहा है, बाई चेंजिंग अमाउंट ऑफ वाटर। अगर वाटर बढ़ गया तो स्वेलिंग हो जाएगी, फूल जाएगा, नहीं तो श्रिंक कर जाएगी, सिकुड़ जाएगा। ये तो प्लांट हार्मोन्स के बारे में हो। अब ह्यूमन हार्मोन्स के बारे में बात करते हैं। टेस्टिस, ह्यूमन में होता है टेस्टिस, वन पेयर ऑफ टेस्टिस होता है। उस टेस्टिस्टेरोन हार्मोन निकलता है जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। तो टेस्टिस्टेरोन हार्मोन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। टेस्टिस से टेस्टिस्टेरोन हार्मोन निकलता है, राइट, बड़ा इजी है। टेस्टिस्टेरोन, राइट। ओवरी, फीमेल में वन पेयर ऑफ ओवरी होती है, ओवरी के अंदर बहुत सी एक्टिविटीज चलती है, उससे वहां पे निकलता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ग्रोथ को कंट्रोल करता है, और जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये सब सारी चीजें वहां पे कंट्रोल होती है। फिलहाल आप ये याद रखो कि ओवरी में दो हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलते हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव की ग्रोथ सिस्टम की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पैंक्रियाज, ये आपने लाइफ प्रोसेसेस में भी पढ़ा था। पैंक्रियाज होता है जिससे इंजाइम निकलते हैं, तो पैंक्रियाज
से एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है उससे एंजाइम निकलते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड भी पैंक्रियाज में होती है जिससे हार्मोन निकलता है। उस हार्मोन का नाम है इंसुलिन। और ये जो इंसुलिन हार्मोन है ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल जो है उसको कम रखे, उसके लिए ज़रूरी है। ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, अगर हमेशा कंटिन्यूसली बढ़ा रहता है तो उसी को हम बोलते हैं कि डायबिटीज हो रही है, डायबिटिक पेशेंट, राइट। तो ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज का लेवल कंट्रोल्ड रहे उसके लिए इंसुलिन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इंसुलिन ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। ये पैंक्रियास से एड्रीनल ग्लैंड से निकलता है एड्रीनलिन। अब ये कहाँ होता है, जो हमारा गुर्दा होता है, किडनी होता है, उसके ऊपर होता है एड्रीनल ग्लैंड। इससे हार्मोन निकलता है एड्रीनलिन, और ये इमरजेंसी कोई सिचुएशन आती है तब निकलता है। जैसे इसको ट्रिपल एफ हार्मोन भी बोलते हैं और इमरजेंसी हार्मोन। ट्रिपल एफ का मतलब फाइट, फ्राइट, फ्लाइट। पहले फाइट करो, फाइट नहीं कर पाते हो तो डर जाओ, और फ्लाइट करो यानी भागो। तो ट्रिपल हार्मोन यानी इमरजेंसी सिचुएशन में, जैसे कहीं आग लगी है तो आप पहले कोशिश करोगे तो कुछ तो करेंगे, राइट है। उसके बाद मतलब इमरजेंसी सिचुएशन जब आएगी तो ये हार्मोन निकलता है ताकि हमारा शरीर उसके लिए प्रिपेयर हो जाए। तो इमरजेंसी, प्रिपेयर बॉडी फॉर इमरजेंसी। थायराइड होता है ये यहाँ पे, जहाँ से वॉइस बॉक्स होता है, जहाँ से आवाज़ निकलती है हमारी, वहाँ पे थायराइड होता है। ग्लैंड होती है जिससे थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, और ये शरीर की मेटाबॉलिज्म यानी हमारी बहुत से शरीर के अंदर रिएक्शंस हो रही है, मेटाबॉलिज्म हो रही है, उसको कंट्रोल करता है, और ये बहुत ज़रूरी हार्मोन है। पैराथायराइड, थायराइड के पास ही होता है, इसको पैराथॉर्मोन निकलता है, ये कैल्शियम का बैलेंस कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, ये ग्रोथ हार्मोन, स्पेशली ग्रोथ हार्मोन निकालता है। जैसे एक बच्चा छोटा फिर बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो ये कौन कंट्रोल कर रहा है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला ग्रोथ हार्मोन कंट्रोल कर रहा है। अब यहाँ पे एक बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हार्मोन स्लो वर्क करता है, नर्वस सिस्टम फटाक से वर्क करता है, हार्मोन स्लो वर्क करता है। अगर यहाँ पे नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में रख दिया जाता किसी की ग्रोथ को, तो एक ह्यूमन बीइंग इधर उधर कहीं भी बढ़ने लगता है, राइट, तो बड़ा ऑकवर्ड सा हो जाता है। तो स्लो ग्रोथ के लिए हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन निकलता है। एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब ऐसी ग्लैंड जिससे हार्मोन निकलता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड ऐसी ग्लैंड होती है जिससे एंजाइम वगैरह निकलते हैं। सही है, समझ में आ गई बात। तो ये तो बात हुई कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में। तो अब तक आपने सीखा कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए दो सिस्टम रिस्पॉन्सिबल हैं, पहला नर्वस सिस्टम और दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम फटाक से वर्क करता है, जबकि एंडोक्राइन सिस्टम से हार्मोन निकलता है, ये थोड़ा स्लो वर्क करता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम में हमने ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और उसकी नर्व्स, उसका स्ट्रक्चर, रिफ्लेक्स आर्क, ये सब सारी चीज़ें पढ़ी। और हमने एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ा हार्मोन्स में, और प्लांट हार्मोन के बारे में पढ़ा, और साथ ही साथ ह्यूमन बीइंग का जो हार्मोन है उसके बारे में पढ़ा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, इससे आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।